Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily current affairs covering 19th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल से विच इज़ अबाउट इंडोनेशिया. इंडोनेशिया ने एक बिल पास किया है जिसके थ्रू इंडोनेशिया इज़ गोइंग टू रिप्लेस इट्स कैपिटल जकार्ता विद ईस्ट कालीमंतान. ईस्ट कालीमंतान जो कि बोर्नियो आइलैंड, जो इंडोनेशिया का बोर्नियो आइलैंड है, वहाँ पे सिचुएटेड है एंड वहाँ पे इंडोनेशिया की न्यू कैपिटल बनाई जाएगी and the new capital city of the country will be called as Nusantara. तो ईस्ट कालीमंतान जो कि बोर्नियो आइलैंड है वहाँ पे कैपिटल बनाई जाएगी और इस कैपिटल सिटी को नया नाम दिया जाएगा विच इज़ नुसंतारा. इससे पहले 2019 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने पहली बार ये अनाउंस किया था दैट दे आर प्लानिंग कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल सिटी है जकार्ता में इसे मूव किया जाए. और इसकी वजह जो प्रेसिडेंट विडोडो ने साइट की वो ये थी कि जकार्ता काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ फेस कर रहा है एंड लगातार ये इश्यूज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. एंड साथ ही में जो बड़ी चीज़ यहाँ से निकली थी दैट वाज अबाउट फिनेंशियल इनइक्वालिटी. इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और उसके साथ साथ फाइनेंशियल इनइक्वालिटी होने की वजह से उन्होंने अपना ये जो प्लान था उसे अनाउंस किया कि वो जकार्ता जो कैपिटल है इसे शिफ्ट करेंगे टू सम न्यू प्लेस. और ये 2019 में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी. उसके बाद कल इंडोनेशियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया है विच इज़ गोइंग टू अलाउ देम. उन्होंने अप्रूव कर दिया है फॉर द रीलोकेशन ऑफ द कैपिटल सिटी. इस एक्ट में ये भी स्टेट किया गया है कि नुसंतारा जो कि न्यू कैपिटल होने वाला है इंडोनेशिया का, इट्स गोइंग टू बी ड्राइवर ऑफ इंडोनेशियाज इकोनॉमी इन द फ्यूचर. एंड साथ ही में ये जो सिटी है इट्स गोइंग टू बी द सिंबल ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी फॉर इंडोनेशिया एंड इट विल रिप्रेजेंट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडोनेशियन नेशन. तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे एम के साथ इस नुसंतारा सिटी को इस्टेब्लिश किए जाने की बात की गई है. तो अगर हम मेन रीजंस की बात करें जिसकी वजह से जकार्ता से कैपिटल शिफ्ट हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एनवायरनमेंटल क्राइसिस तो है ही है, साथ ही में वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ वहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है जिसकी वजह से जो जकार्ता है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बर्डन होल्ड कर रहा है. जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल 1949 से है. जब से इंडोनेशिया इंडिपेंडेंस मिलती है तब से ही जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया के लिए. एंड देखते ही देखते जकार्ता काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका था और पिछले कुछ डिकेड से यहाँ पे पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है. एंड इवन ये कहा जाता है कि जकार्ता इज़ नोन फॉर द एक्सट्रीमली हाई एयर पोल्यूशन. जो एयर क्वालिटी है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड कर चुकी है. तो पॉपुलेशन पोल्यूशन के अलावा जो एक और बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो कैपिटल है वो जावा आइलैंड से बोर्नियो आइलैंड पे शिफ्ट की जाएगी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रोइंग इनइक्वालिटी. फाइनेंशियल टर्म्स में अगर हम बात करें, अदरवाइज भी अगर बात किया जाए तो इंडोनेशिया में क्योंकि जकार्ता जावा में था और एज़ कम्पेयर टू दी अदर आइलैंड्स इनइक्वालिटी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी. And if we compare Java Island and the part of Borneo Island, तो जावा का जो एरिया है वो कम है लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. लेकिन हमारा जो न्यू लोकेशन है ईस्ट कलीमंतान ये काफ़ी बिगर है. इट्स लॉट मोर बिगर देन जकार्ता एंड इट्स वेरी लेस पॉपुलेटेड. एंड जो कि करंट कैपिटल में जो पॉपुलेशन है और जो एरिया है उसके कंपैरिजन में ईस्ट कलीमंतान एरिया भी बड़ा है और पॉपुलेशन भी कम है. देन रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई थी दैट जकार्ता और इंडोनेशिया के जो बाकी कुछ आइलैंड्स हैं दे आर सिंकिंग. एंड अगर कुछ ना किया गया तो जकार्ता इज़ गोइंग टू सबमर्ज, इट विल बी कम्प्लीटली अंडर वाटर बाय 2050. तो इसको लेकर भी सोल्यूशन यही था कि इसे थोड़ा सा इसके ऊपर जो बर्डन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, कैपिटल, पॉपुलेशन, इन सबको थोड़ा कम किया जाए बिकॉज ऑलरेडी इंडोनेशिया इज़ वेरी प्रोन टू फ्लड्स.
एंड जकार्ता की अगर हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो सराउंडेड बाय मल्टीपल रिवर्स। एंड यहाँ पे इवन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्योंकि ये न्यूज़ आई थी कि जकार्ता इज़ सबमर्जिंग, जो जावा आइलैंड है वो सिंक कर रहा है, तो इसको लेकर जो बड़ी चीज़ निकली थी वो ये थी कि क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड वाटर को एक्सेसिवली यूज़ किया जा रहा है ड्यू टू डेवलपमेंट, and that was one of the major reason, excessive use of groundwater was the major reason जिसकी वजह से जो जावा आइलैंड है वो सिंक कर रहा है। एंड इवन पॉसिबिलिटी ये भी थी कि 2019-2020 में इट कैन सिंक अप टू 10.7 सेंटीमीटर। एंड इन सब के लिए क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है, डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, इसीलिए ग्राउंड वाटर पे एक्सेसिव प्रेशर था, जो कि बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जावा सिंक कर रहा है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बोर्नियो आइलैंड। हम हमारी क्लासेस में हमेशा बोर्नियो आइलैंड को डिस्कस करते हैं। व्हेन एवर वी कवर द मैप ऑफ एशिया वी ऑलवेज टॉक अबाउट बोर्नियो, एंड आज यही बोर्नियो न्यूज़ में है। बोर्नियो एक ऐसा आइलैंड जो कि 3 कंट्रीज़ के बीच में डिवाइडेड है। हमने पहले भी इसकी बात की हुई है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक स्मॉल कंट्री है विच इज़ कॉल्ड एज ब्रूनेई। सो दिस पार्ट ओवर हेयर इज़ हैविंग ब्रूनेई। देन यहाँ पे मलेशिया भी प्रेजेंट है। अगर हम इसका ये पार्ट देखें, सो दिस पार्ट इज़ हैविंग मलेशिया ओवर हेयर, तो इतना हिस्सा मलेशिया के पास है। रेस्ट जितना भी पार्ट है दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। और इस इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पे है हमारे पास ईस्ट कालीमंतान, और यहाँ पे प्रपोज किया जा रहा है कि नुसंतारा को कैपिटल सिटी बनाया जाएगा। सो इफ़ वी सी, अगर हम जकार्ता और ईस्ट कालीमंतान का आपस में डिस्टेंस देखें, डिफरेंस देखें, सो इट्स नियरली अबाउट 2300 किलोमीटर्स फ्रॉम जकार्ता, और ये बोर्नियो आइलैंड के बिल्कुल ईस्टर्न साइड पे लाई कर रहा है। यहाँ पे इसके नॉर्थ में मलेशिया है और ब्रूनेई है। नाउ ईस्ट कालीमंतान जो है इट्स वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना। यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा है, एंड इवन सम इन्वायरमेंटलिस्ट और कुछ एक्टिविस्ट उन्होंने वॉर्न भी किया है कि ये जो मूव है जिसमें आप कैपिटल को ईस्ट कालीमंतान में शिफ्ट कर देंगे, दिस वुड लीड टू मैसिव डिफॉरेस्टेशन एंड कैन पुट द हैबिटेट ऑफ दीज एनिमल्स एंड ट्रीज इन डेंजर। एंड इसको कुल मिलाकर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो तो कह रहे हैं इट्स गोइंग टू बी अ डैमेज टू द इकोसिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि जो न्यू कैपिटल सिटी बन रहा है उसके लिए न्यू नेम दिया गया है विच इज़ नुसंतारा। तो वी नीड टू नो कि नुसंतारा क्या है। सो नुसंतारा इज़ बेसिकली ओल्ड जावानीज टर्म, एंड इसका मतलब है आर्कीपेलागो। सो आर्कीपेलागो इज़ बेसिकली सीरीज ऑफ आइलैंड्स, एंड क्योंकि अगर आप इंडोनेशिया की जोग्राफी देखें तो इंडोनेशिया भी इट्स प्रेजेंट ऑन आर्कीपेलागो ओनली, इट्स अ सीरीज ऑफ आइलैंड्स। तो इसको लेकर जावानीज टर्म है विच इज़ नुसंतारा। एंड इवन इंडोनेशिया की तरफ से स्टेटमेंट भी आई थी कि दे वर अमंग 80 नेम्स में से नुसंतारा को चूज़ किया गया है बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी टू रिमेंबर एंड इट्स वेरी फेमिलियर फॉर इंडोनेशियंस एज वेल। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया ऐसा पहला कंट्री नहीं है जो अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है। इसके पहले भी देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ जिन्होंने अपने कैपिटल्स को चेंज किए हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। फॉर एग्जांपल 1960 में ब्राज़ील ने अपनी कैपिटल चेंज की फ्रॉम रियो दी जेनेरियो टू ब्राज़ीलिया। 1991 में नाइजीरिया ने अपनी कैपिटल चेंज की फ्रॉम लेगोस टू अबूजा। देन कज़ाकिस्तान ने अपनी कैपिटल सिटी मूव की फ्रॉम अलमाती, जो कि अभी भी कज़ाकिस्तान का कमर्शियल सेंटर है। अलमाती से कैपिटल चेंज किया टू नूर सुल्तान इन 1997। सिमिलरली म्यांमार ने 2005 में अपनी कैपिटल चेंज की थी फ्रॉम रंगून टू नेपिडो। सो ऐसा नहीं है कि इंडोनेशिया पहला कंट्री है, बहुत बड़ी लिस्ट है कंट्रीज़ की जिन्होंने अपनी कैपिटल्स चेंज की है। तो आज आपने अपने एशिया के मैप में, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया के मैप में बोर्नियो लोकेट करना है, और बोर्नियो में जो आपका ईस्ट कालीमंतान है मार्क कर लीजिएगा ईस्ट ऑफ बोर्नियो, एंड वहाँ पे न्यू कैपिटल सिटी आ जाएगा इंडोनेशिया का विच इज़ नुसंतारा। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आसाम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। आसाम और मेघालय जो कि एक दूसरे के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये बॉर्डर तकरीबन 885 किलोमीटर्स लॉन्ग है।
नाउ अगर हम इन दोनों स्टेट्स का बैकग्राउंड देखें तो 1971 में आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, जिसके बाद मेघालय आसाम से कार्व आउट होता है। सो मेघालय स्टेट 1971 में आसाम से कार्व आउट की जाती है। नाउ इस लॉ को चैलेंज किया गया एंड इसी लॉ के बाद जो ये नए बॉर्डर्स बने उसको लेकर डिस्प्यूट शुरू हुआ। एंड राइट नाउ देयर आर 12 पॉइंट्स जिसको लेकर आसाम और मेघालय के बीच में डिस्प्यूट है। नाउ न्यूज़ ये आई है कि इनमें से जो 6 एरियाज़ हैं आसाम और मेघालय के बाउंड्री पे, एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व कर दिया जाए, स्पेशली क्योंकि जनवरी 21 मेघालय की फॉर्मेशन को 50 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसे पॉजिटिवली स्टेप को लिया जा रहा था। इवन आज आसाम के सीएम से भी ये स्टेटमेंट आई है दैट दे आर प्रिपेयरिंग अ होल प्लान जिसके थ्रू ये जो 50 ईयर ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट है मेघालय के साथ उसे वो सॉल्व कर सके। सो आसाम और मेघालय का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसमें सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन लैंगपी को लेकर है। लैंगपी एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बेसिकली वेस्ट गारो हिल्स में प्रेजेंट है, जो कि मेघालय का पार्ट है, एंड इट बॉर्डर्स द कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। तो इस वक्त लैंगपी एरिया गारो हिल्स में है और ये आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट को बॉर्डर करता है ना। अगर हम लैंगपी की हिस्ट्री देखें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जब हमारा कॉलोनियल पीरियड था उस टाइम पे लैंगपी कामरूप डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, जो कि किसका हिस्सा है, आसाम का एरिया है। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इट वाज गिवन टू मेघालय एंड इसे गारो हिल्स का पार्ट बना दिया गया। तो आसाम इसे लेकर कहता है दैट इट इज़ पार्ट ऑफ मिकिर हिल्स, लेकिन राइट नाउ इसे मेघालय के गारो हिल्स वाला जो एरिया है वहाँ पे कंसिडर किया जाता है। और मेघालय ने साथ ही में जो मिकिर हिल्स हैं उन्हें भी क्वेश्चन किया। मिकिर हिल्स का जो एरिया जिसे कर्बी एंगलोंग रीजन कहा जाता है, दैट पार्ट इज़ ऑफ आसाम, लेकिन मेघालय कहता है कि वो हिस्सा जो मिकिर हिल्स का है दैट वाज यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ खासी एंड जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, तो ये मेघालय को मिलना चाहिए। तो ये बड़े दो एरियाज़ हैं ना। यहाँ से पहले तो हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से ये माउंटेन्स कवर कर लेते हैं। आसाम में ये जो मिकिर हिल्स वाला जो एरिया है इसे क्लेम कर रहा है मेघालय, एंड देन गारो हिल्स में हमारा जो लांगपी वाला एरिया है इसे क्लेम करता है आसाम। ये बड़े पॉइंट्स हैं इस पूरे डिस्प्यूट को लेकर। नाउ टू सॉल्व दिस डिस्प्यूट आसाम और मेघालय इन्होंने एक बॉर्डर डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी बनाई एंड इस रीजनल कमेटी की हेल्प लेकर इस पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने हमारे कल का जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हूथी रेबल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और साथ ही में हमने यमन के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है उसका बैकग्राउंड भी देखा। कल जब ये न्यूज़ आई कि हूथी रेबल्स ने यूएई के अंदर पेट्रोलियम टैंकर्स पे अटैक किया, केमिकल एक्सप्लोजन हुआ, आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट एंटायर सिनेरियो ऑफ यमन। अगर आपने ये मिस कर दिया है ये वीडियो तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप कल के वीडियो देखें। हाउएवर एक बार क्विकली उसे रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। यमन के अंदर हमारे पास हूथी रेबल्स हैं और ये कहा जाता है कि जो हूथी रेबल्स हैं इन्हें ईरान बैक करता है। ये लड़ किसके साथ रहे हैं, दे आर फाइटिंग अप विद यमन्स प्रेसिडेंट, एंड यमन के प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरेबिया एंड यूएई। सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यमन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ जो लॉयल आर्मी है, इन सब का एक मिलिट्री कोलिशन के साथ हूथी रेबल्स फाइट कर रहे हैं। एंड इसीलिए सीज़ फायर 2019 में ब्रेक करने के बाद हूथी रेबल्स ने पहले सऊदी अरेबिया पे अटैक किया एंड देन अब यूएई के ऑयल टैंकर्स पे अटैक किया। तो ये सब चल रहा था। इस पूरे क्राइसिस को लेकर न्यू अपडेट ये है कि सऊदी अरेबिया ने यमन की कैपिटल सना में एक एयर स्ट्राइक की एंड बेसिकली जो यूएई के अंदर हूथी रेबल्स ने जो टैंकर्स पे एक्सप्लोजन किया, ये उसका एक रिएक्शन था, उसका एक रिस्पॉन्स था, जिसे लेकर सऊदी अरेबिया ने एक एयर स्ट्राइक कंडक्ट की। और ये कहा जा रहा है कि 2019 में जिस लेवल पे यमन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे थे, ये जो मल्टी साइडेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ये जो स्ट्राइक हुई है सना में, ये अब तक की डेडलीस्ट स्ट्राइक है सिंस 2019। तो सना को लेकर भी ये पता होना चाहिए कि यमन की कैपिटल है और हूथीज़ का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो बिल्कुल हूथीज़ के स्ट्रॉन्ग होल्ड पे सऊदी अरेबिया ने एयर स्ट्राइक कंडक्ट की।
आगे बढ़ते हैं। हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो यमन की लोकेशन है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। किस तरह यमन के बिल्कुल पास में रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब रेड सी और गल्फ ऑफ ईडन को कनेक्ट करती है। ये सारा का सारा जो हमारा ऑयल रिच एरिया है, यहाँ से वर्ल्ड की जो मेजर ऑयल शिपमेंट्स हैं वो इसी रूट से गुजरती हैं। अब अगर इस एरिया का अनस्टेबल होना, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमें हमारे ऑयल प्राइसेस में भी देखने के लिए मिलेगा। यही हुआ। कल जो हुथी रेबल्स ने यूएई के जो ऑयल टैंकर्स थे वहाँ पे एक्सप्लोजन की, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने वहाँ पे एयर स्ट्राइक की। ये जो वहाँ पे क्राइसिस जो चल रहा है, इसको लेकर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हुए हैं। इनका मेन रीज़न यही है, बिकॉज ऑफ द इनस्टेबिलिटी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इन दैट पर्टिकुलर रीजन। साथ ही में इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में इस वक्त विंटर्स चल रही हैं, जिसकी वजह से मेजर डिमांड राइट नाउ हीटिंग फ्यूल्स को लेकर है, तो डिमांड बढ़ चुकी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम सप्लाई साइड की बात करें, सो देयर आर मैनी प्रोड्यूसर्स जो कि ऑयल पंप आउट करने को स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फेसिंग अंडर इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ। दे डोंट हैव दैट मच इन्वेस्टमेंट कि वो ऑयल पंप आउट कर सके। तो सप्लाई साइड से प्रोड्यूसर्स भी कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद जो रूट है, जो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो एरिया है, वहाँ पे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो थोड़ा अनस्टेबल होता जा रहा है, और क्योंकि डिमांड बढ़ती जा रही है इन फ्यूल्स को लेकर, इसलिए ऑयल प्राइसेस में एकदम जंप देखने के लिए मिला है। आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस से रिलेटेड है। श्रीलंका जो कि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम डॉलर क्रंच फेस कर रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ असेंशियल्स की शॉर्टेज हो चुकी है। वहाँ पे फ्यूल, मेडिसिन, फूड सप्लाई, जो बिल्कुल बेसिक असेंशियलिटीज़ हैं, इन सब की शॉर्टेज हो चुकी है। इंडिया जो कि कमिटेड है कि वो श्रीलंका की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा, एंड रादर श्रीलंका और इंडिया जो कि बायलैटरल इकोनॉमिक और कमर्शियल पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, तो इंडिया श्रीलंका के साथ इस इकोनॉमिक क्राइसिस में खड़ा है। इससे पहले भी हमने ये देखा कि इंडिया ने श्रीलंका को 900 मिलियन की रिलीफ दी। उसके बाद कल इस 900 मिलियन के बाद कल $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने इशू किया श्रीलंका के लिए, ताकि वो अर्जेंट बेसिस पे फ्यूल इंपोर्ट कर सके और कंट्री के अंदर जो फ्यूल सप्लाई है वो मेंटेन हो सके। So India is standing up with Sri Lanka to fight with this economic crisis, and it's a part of like $1.5 billion facility, जिसमें से 900 मिलियन का रिलीफ ऑलरेडी लास्ट वीक जा चुका था, एंड कल $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए इंडिया ने श्रीलंका को दिया है। आगे बढ़ते हैं। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनका ऑनलाइन डेवॉस एजेंडा समिट चल रहा है, जिसके दौरान ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 रिलीज़ किया गया। ना इस रिपोर्ट के अंदर साइबर सिक्योरिटी को लेकर इंडिकेशंस होती हैं। ना इसमें ये दिखाया गया कोविड-19 की वजह से डिजिटलाइजेशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। जो पेस थी डिजिटलाइजेशन की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, एक्सलरेट हुई कोविड-19 के बाद। इसके साथ साथ डिजिटलाइजेशन तो इंक्रीज़ हुई ही हुई, लेकिन जो साइबर क्राइम है उसने भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, एंड इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय 151%। 151% हमारा जो साइबर क्राइम है वो इंक्रीज़ हुआ, एंड एवरेज निकाली गई कि 270 साइबर अटैक एक ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है। तो बेसिकली डिजिटल इकोनॉमी तो स्पीड अप हुई ही है, एक्सलरेट हुई ही है बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट साथ ही में साइबर क्राइम भी इंक्रीज़ हुआ है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है, जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.